in professional area of education. So let's start today's session. I say welcome all of you here in the class, and almost I see most of the participants have joined us, and that's really nice that you are on time. Okay, so we'll just wait for a couple of minutes. So let others to be come inside the class. There is Rizwan Chipa. Okay, participants are advised to turn off your, videos. No need to turn on your videos or, your sounds. Clear? Okay, class. Assalamu alaikum. And I said you welcome all of you here in the class. So let's start today's session. Today it's 4th of March 2020, 21, I mean to say. Let's start. It's our, class number 3 for educational area. Professional area for your test. That is very much important for HMs and as well as for, school lecturers in education. So let's start about educational psychology. जिस तरह से आपके साथ मैंने शेयर किया था कि हम एक एजेंडा के तहत हम चलेंगे और हम डिफरेंट एरियाज हैं हमारे जो प्रोफेशनल फील्ड के, हमारे टीचिंग के, हमारी एजुकेशन के या फिर बीएड ऑनर्स की अगर हम बात करते हैं तो उसके जो डिफरेंट एरियाज हैं हम उनको हमने एक साइकिल बनाया था और हमने एक एजेंडा बनाया था कि हम इसके तहत इसको फॉलो करेंगे और हम अपनी क्लासेस को चलाएंगे. सो आज प्रीवियस क्लासेस में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि व्हाट इज एजुकेशन, व्हाट आर द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ एजुकेशन. और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था दैट वाज अबाउट द फिलॉसफीज, डिफरेंट फिलॉसफीज ऑफ एजुकेशन. और उसमें फिर हमने कुछ फिलोसोफर्स को भी डिस्कस किया था. आई मीन टू से एंशिएंट फिलोसोफर्स लाइक सोक्रेट, लाइक एरिस्टोटल, लाइक प्लेटो. और उसके बाद फिर हमने कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स की भी सर्विसेज को हमने देखा था और हमने इसको स्टडी किया था. राइट. आज हम एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी एजुकेशन का या हमारे प्रोफेशनल फील्ड का और उसको हम कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी. एजुकेशन की अगर हम फाउंडेशन की बेटा हम बात करें तो दो डिफरेंट एरियाज हैं. एक होती है एजुकेशन फिलोसफी और दूसरी है एजुकेशन साइकोलॉजी. मतलब उसकी जो फाउंडेशन हैं दो पिलर्स पर हैं, एक फिलोसॉफिकल फाउंडेशन और दूसरी साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन. ओके, अब अगर हम फिलोसॉफिकल फाउंडेशन की बात करते हैं तो हमने कुछ फिलोसफीज लास्ट क्लास में डिस्कस की थी. आज हम देखेंगे कि एजुकेशन साइकोलॉजी या फिर एजुकेशन से रिलेटेड स्टूडेंट की जो साइकोलॉजी है उसके बारे में डिफरेंट साइकेट्रिस्ट जो हैं वो क्या कहते हैं और किस साइकेट्रिस्ट ने किस फिलॉसफी को फॉलो किया है और उस पर अपने रहते हुए अपनी सर्विसेज को उन्होंने प्रेजेंट किया है. सो लेट्स स्टार्ट हियर. We are going to start from the ancient, philosophers, from the ancient scholars. और उसमें सबसे पहले हमारे पास नाम आता है एरिस्टोटल के बाद प्लेटो का.
प्लेटो ने एक थ्योरी प्रेजेंट की थी जिसको एपिस्टेमोलॉजी कहा गया था। प्लेटो ही वाज बिफोर क्राइस्ट, ईसा अलैहि सलाम से पहले इनका जन्म हुआ था ग्रीक से, और 428 से लेकर 347, ये आपके पास नंबर ऑफ इयर्स पता होना जरूरी है क्योंकि इस तरह से सवाल आ जाते हैं बाजुकात। ओके, अब इनकी जो पूरा काम था, उनकी जो फिलॉसफी थी, जो उनकी नफ्सियात थी, साइकोलॉजी थी, वो उन्होंने इस बेस पे किया था कि स्पिरिचुअल लर्निंग या फिर इस आपकी वट एवर द लर्निंग इज, दिस इज कंसर्न टू योर स्पिरिचुअल, आई मीन योर सोल। इनका कहना था कि जो नॉलेज है, जो चीज़ आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, वो आपके सोल के थ्रू डिलीवर होती है। और आपकी सोल जब इस दुनिया में आई नहीं थी, जब रूह आपकी इस दुनिया में आई नहीं थी, उससे पहले अल्लाह ताला ने उसको बहुत सारी नॉलेज दे दी थी। अब उसको जितनी नॉलेज वहां पर मिली थी, वो आकर यहाँ पर उस नॉलेज को रिकॉल करता है, और उस नॉलेज के तहत वो फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा होता है। तो जो कुछ वो यहाँ पर सीखता है, असल में उसको वहां पर जब वो दुनिया में नहीं आई थी रूह, तो वहां पर उसको वो सारी चीजें सिखाई गई, और उसके बाद यहाँ पर आकर उसने उन सारी चीजों को रिकॉल करना शुरू किया। इस साइकोलॉजी को उन्होंने नाम दिया था एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी जो कि आपकी नॉलेज से कंसर्न करती है, कि तमाम नॉलेजेस जो हैं वो आपकी रूह से बिलोंग करती हैं। बॉडी इज नथिंग, बॉडी जो है वो कुछ अर्से बाद खत्म हो जाएगी। तो जो है उसके लिए जो लर्निंग है वो एक पैसिव प्रोसेस है, जहां पर इंफॉर्मेशन और नॉलेज जो है वो आयरन करती हैं, जो डेवलप होती हैं वो सोल के साथ डेवलप होती हैं। जितनी सोल आपकी स्ट्रांग होती है, उतनी आपकी नॉलेज डेवलप होती है। ये जो साइकोलॉजी थी, इसको बाय द पैसेज ऑफ टाइम ये वैनिश हो चुकी है, और अब इस पे बहुत ज्यादा काम नहीं होता एपिस्टेमोलॉजी पे। इसके बाद एरिस्टोटल का जमाना आया। एरिस्टोटल जो थे इनके जो स्टूडेंट थे प्लेटो के, और ये दोनों स्टूडेंट थे सोक्रेट के। देखिए, अब एरिस्टोटल ने एक नई थ्योरी प्रेजेंट की थी। इन्होंने एसोसिएशन, लॉ ऑफ एसोसिएशन उन्होंने इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसको फिर जॉन लॉक जो थे, इन्होंने भी इसी को फॉलो करते हुए अपनी थ्योरी को मजीद प्रेजेंट किया था। ओके, 17th सेंचुरी में। लेकिन ये जो हैं आपके एरिस्टोटल, ये तो बिफोर क्राइस्ट, मतलब तकरीबन 300 बिफोर बीसी में इनकी जो ये सारा काम है, और इन्होंने ये काम किया है इस पे। अब इन्होंने कहा था कि इंसान किस तरह से सीखता है, इनको किसी चीजों के साथ, कुछ चीजों के साथ एसोसिएट करके, मतलब उनके साथ रिलेट करके, कुछ चीजों के साथ जोड़ के, उसके बाद में वो सीखता है इंसान कुछ भी, किसी भी चीज को किस तरह से जोड़ के सीखता है। उसने कहा कि आपकी जो लर्निंग है वो 4 डिफरेंट एसोसिएशंस में होती है। 4 तरह की जब एसोसिएशंस उसके साथ मिलती हैं, तब स्टूडेंट की या बच्चे की लर्निंग डेवलप होती है। सबसे पहली जो एसोसिएशन थी, हम इसको ये कह सकते हैं, लॉ ऑफ एसोसिएशन का जो पहला पार्ट था, उसको कहा जाता है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। मतलब हम चीजों को रिकॉल करते हैं कि जब हमें वो सिमिलर चीजें नजर आती है ना। मतलब अगर हम देखें कि दिन की बात करेंगे, तो हमें उसके साथ एक सिमिलर चीज नजर आएगी, कि रोशनी, लाइट। अगर हम लाइट की बात करेंगे, तो उसका मतलब वो दिन के साथ सिमिलर है, तो फौरन से हम उस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें आसानी हो जाती है। मतलब उन चीजों को अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें आसानी हो जाती है जिसमें आपस में सिमिलैरिटी होती है। एक चीज को हम देखते हैं तो दूसरी चीज को हम आसानी के साथ समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 2 ट्विन्स हैं, आप एक को थोड़ा सा देखते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि यार ये इसकी लाइकनेस क्या है, इसकी डिसलाइकनेस क्या है। तो सेकंड जो आपको स्टूडेंट होता है, जो आपका वट एवर इज देयर, तो वो भी उसको उस तरह से, आई मीन उसको सिमिलैरिटी की वजह से आप उसको भी अंडरस्टैंडिंग में आपको आसानी हो जाती है, क्योंकि दोनों के दरमियान में एक सिमिलैरिटी मौजूद होती है। दूसरा जो लॉ ऑफ एसोसिएशन था, उसको कहा गया था लॉ ऑफ कंट्रास्ट। दिस इज वाइस वर्सा टू सिमिलैरिटी। मतलब जिस तरह से हम देखते हैं कि चीजें एक जैसी होती हैं, तो हमें उनको अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल अपोजिट होती हैं। मतलब अगर हम बात करेंगे दिन की, तो दिन का अपोजिट हो जाएगा बिल्कुल रात। अगर हम बात करेंगे ब्लैक की, तो ब्लैक का अपोजिट हो जाएगा व्हाइट। अगर हम बात करेंगे गुड की, तो उसका अपोजिट हो जाएगा बैड। राइट, तो वहां जहां पर बिल्कुल अपोजिशन आ जाती है, जहां पर बिल्कुल कंट्रास्ट आ जाता है, तो वहां पर भी हमें चीजों को रिकॉल करने में, चीजों को एसोसिएट करने में, चीजों को अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है। The recall, I mean, law of contrast is basically the recall of opposite things. मतलब हम जब अच्छे को समझते हैं, तो बुरा हमें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है। जब हम सफेद को समझते हैं, तो काला हमें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल उसके अपोजिट होता है, बिल्कुल उसके वाइस वर्सा काम कर रहा होता है। इसी तरह से उसके जो तीसरा लॉ था, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कॉन्टिग्युइटी। लॉ ऑफ कॉन्टिग्युइटी इज व्हाट, कि हम कुछ चीजों को रिलेट करते हैं कुछ चीजों के साथ। किस तरह से?
कि फॉर एग्जांपल आप अपने 10 साल पीछे चले जाएं या 15 साल पीछे आप अपने माजी में चले जाते हैं, आपने कोई सॉन्ग सुना था और आपने जब वो फौरन से 15 साल बाद दोबारा आपने वो सॉन्ग सुना, तो आपकी फीलिंग्स दोबारा वो 15 साल वाली पहले वाली हो गई कि यार जब मैं राइट नाउ लेट मी माय एग्जांपल कि आज मैं अराउंड 38 इयर्स इफ आई एम, तो अगर 10 साल पहले मैंने कोई सॉन्ग सुना था, तो अब मैं फिर वो अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में शायद चला जाऊंगा और मैं फील करूंगा कि यार मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ और वो कैसा एनवायरनमेंट था। मतलब हम चीजों को इस तरह से मतलब रिकॉल करते हैं कि जो चीजें आपस के साथ क्लोज पीरियड में साथ साथ चली हैं, तो हम उनको फिर वहां से भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, वहां से भी हम चीजों को रिकॉल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने कहा कि यार चाय बनानी है, तो चाय बनाने से फिर आपका जो सेकंड आपका जो प्रोसेस होगा वो आपको पता चलेगा कि यार मुझे चाय पीना भी है। तो इस तरह से दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंटिग्युइटी, मतलब जो प्रोसेसेस साथ साथ चल रहे होते हैं तो उनको हम किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। चौथा लॉ ऑफ एसोसिएशन था बेटा, जो कि एरिस्टोटल ने आई मीन आपको प्रेजेंट किया था, वो था लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब फ्रीक्वेंसी इज रिपीटेशन ऑफ समथिंग। मतलब किसी चीज को हम जितनी बार रिपीट करते हैं, जितनी बार हम उस पर काम करते हैं, जितनी बार हम उसको देखते हैं, उतना ज्यादा वो हमारे साथ एसोसिएट हो जाती है और हमारे जहन में वो चीज बैठ जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं कि कोई बच्चे हैं, अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि वो बार बार मेरे वालिद जो है नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ बच्चे की लाइफ के का हिस्सा बन जाती है। वो भी फिर उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है। अपने रिलीजन के बारे में आप हर जगह पढ़ो तो हमारे नबी का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था या है। तो अब आपको जो है ये चीज आपके बार बार रिपीटेशन होती है, नंबर ऑफ रिपीटेशन हमारे रिकॉल हो रही होती है, तो वो चीज हमारे लाशऊर में भी बैठ चुकी होती है, हमें उस चीज के बारे में 100% कंफर्म हो जाता है, हमें पता चल जाता है। तो लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी इज दैट कि जितनी बार आप उन चीजों के साथ आप रिपीटेशन करते हैं, आप उनको साथ काम कर रहे होते हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इस तरह से डेवलप होती है। तो ये जो एक साइकोलॉजी प्रेजेंट की थी, ये जो एक फिलोसफी आई मीन टू से थ्योरी प्रेजेंट की थी जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ एसोसिएशन, और इसके प्रेजेंटर थे आपके जो है सोक्रेट, एरिस्टोटल, जिन्होंने ये बताया था कि बच्चा इस तरह से सीखता है डिफरेंट एसोसिएशंस के साथ। ओके, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट काम आता है विलियम जेम्स का। विलियम जेम्स जो हैं ये इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी अमेरिका में इनको माना जाता है, इनको कहा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट। इन्होंने भी मतलब एक तरह से थोड़ा सा काम किया था। इन्होंने यही कहा था कि टीचर जो है वो जिस तरह के साथ बिहेव करता है स्टूडेंट के साथ, वैसा ही स्टूडेंट अपना रेस्पॉन्स और बिहेवियर बनाना शुरू कर देता है। मतलब टीचर शुड ट्रेन द pupil to behave something, to acquire some kind of behavior। मतलब अगर किसी के साथ उस्ताद का रवैया, उस्ताद का बिहेवियर अच्छा है, तो बच्चा भी वैसा ही रवैया बनाना शुरू कर देता है। अगर उस्ताद का रवैया नेगेटिव है, उस्ताद गुस्से वाला है, उस्ताद ऐसा है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बच्चे की लाइफ पे असरअंदाज जरूर होते हैं। तो टीचर जो है उसको इस चीज को एम्फेसाइज करना चाहिए, उसको इन चीजों को समझना चाहिए कि आदात जो हैं वो जो है एक दूसरे के ऊपर असरअंदाज होती हैं। तो आपका पढ़ाने का स्टाइल, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो एटीट्यूड है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि किस तरह से बच्चा अपनी लर्निंग को डेवलप करता है। तो विलियम जेम्स के बारे में लास्ट ईयर भी एक सवाल आया था आपके कमीशन के एग्जाम में कि कब इनकी पैदाइश होती है, तो बेटा 1842 से लेकर 1910 में इनकी वफात होती है। तकरीबन 68 ईयर्स ऑफ ही वाज देयर कि जब इनकी डेथ हो जाती है। ओके बेटा, उसके बाद अब बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफीज, अब हम मॉडर्न फिलोसफीज की तरफ हम मूव कर रहे हैं, और उसमें एक फिलोसफी आती है थॉर्नडाइक की। थॉर्नडाइक, एडवर्ड थॉर्नडाइक हम इनको कहते हैं, इनका कंप्लीट नाम था एडवर्ड थॉर्नडाइक। ही वाज प्रीकर्सर ऑफ बिहेवियरिज्म। मतलब प्योरली इन्होंने बिहेवियरिज्म को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, इन्होंने ये नहीं कहा कि यहाँ से बिहेवियरिज्म की फिलोसफी शुरू हो जाती है, लेकिन इनका जो काम था उससे बिहेवियरिज्म की बुनियाद पड़ती है। उससे बिहेवियरिज्म की जो एक फिलॉसफी हमने लास्ट उसमें भी बात की थी कि बच्चा जो है अपना बिहेवियर जनरेट करता है सोसाइटी के साथ रहकर। सोसाइटी जिस तरह से बिहेव करती है, बच्चा अपना बिहेवियर भी वैसा ही बनाना शुरू कर देता है। तो इन्होंने यहां से ये बात बताना शुरू की थी। तीन उन्होंने मेजर लॉज प्रेजेंट किए थे, मतलब कानून दिए थे, तीन उन्होंने बताए थे कि सबसे पहला जो कानून था दैट इज रेडीनेस लॉ, और उसके अलावा द लॉ ऑफ एक्सरसाइज, और उसके अलावा द लॉ ऑफ इफेक्ट।
तो इन तीनों लॉज के बारे में हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे, हम इनको सीखेंगे, हम इनको देखेंगे। बट इन सिंपल फॉर्म, इन नटशेल, आई विल से टेल यू कि थॉर्नडाइक ने जो अपनी फिलोसफी दी थी उसमें इनके 3 लॉज हैं। पहला लॉ ऑफ रेडीनेस, सेकेंड इज लॉ ऑफ एक्सरसाइज, और उसके बाद लॉ ऑफ इफेक्ट। Let's see what are these, I mean to say, laws. So I'm giving you 2 minutes, a couple of minutes, जल्दी से इसको आप रीड करें, फिर हम इस पर डिस्कस करते हैं। ओके क्लास, सो यहाँ पर हम बात कर रहे थे लॉ ऑफ, जो थॉर्नडाइक ने जो एक लॉ कानून प्रेजेंट किया था, जिसके 3 डिफरेंट हिस्से हैं, 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं। पहला जो लॉ था उनका, जो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस। रेडीनेस हम वर्ड से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मतलब समथिंग विच शोज योर एग्रीनेस, आप किसी चीज के लिए तैयार हैं। अब थॉर्नडाइक ने यहाँ पर बताया कि इंडिविजुअल लर्न्स बेस्ट व्हेन दे आर फिजिकली एंड मेंटली एंड इमोशनली रेडी टू लर्न समथिंग। अब उसने कहा था कि जो स्टूडेंट है जब तक नहीं सीखता, जब तक वो खुद से ना चाहे, वो खुद से ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर और अपने एहसासी तौर पर जब तक वो राजी नहीं होता, जब तक उन चीज़ों के लिए एग्री नहीं होता, तब तक उसकी लर्निंग डेवलप नहीं होती। तो रेडीनेस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स, फ्रॉम द स्टूडेंट साइड, कि ही शुड बी रेडी टू लर्न समथिंग। इस लॉ को उन्होंने कहा था लॉ ऑफ रेडीनेस। मतलब टीचर आप पढ़ाना चाहता है, लेकिन अगर स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहता और स्टूडेंट रेडी नहीं है चीजों को देखने के लिए, तो फिर थोड़ा सा उसकी अंडरस्टैंडिंग में, डेवलप में थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। दिस शोज विलिंगनेस, आई मीन टू से। Okay, then after the law of exercise. Law of exercise, again the word exercise itself shows I mean having practice. This law states that stimulus response connect the reinforced by practice. हम किसी भी चीज की जो है काम, जो रेस्पॉन्स है, वो हम किसी स्टिमुलस के थ्रू, किसी सोर्स के थ्रू हम उसको प्रैक्टिस में करवा सकते हैं। बच्चा जब उन चीजों पर प्रैक्टिस करता है, जब काम कर रहा होता है, तो वो फिर अपनी लर्निंग को बहुत ज्यादा इफेक्टिवली डेवलप करता है। तीसरा जो उसका लॉ था, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इफेक्ट। इफेक्ट मतलब असरअंदाज होना, किसी चीज के पॉजिटिव असरात, किसी चीज के नेगेटिव असरात। अब यहाँ पर थॉर्नडाइक ने कहा था कि लर्निंग इज स्ट्रेंथन व्हेन इट इज अकॉम्प्लिश्ड बाय अ प्लेजेंट और सेटिस्फाइड फीलिंग। अब बच्चा जो है वो फील करता है कि यार टीचर के साथ आई एम वेरी मच कंफर्टेबल, टीचर मुझे बहुत प्यार से पढ़ाता है या पढ़ाती हैं, या उनका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, तो बच्चा जो है उसका असर जो है वो फौरन से कैच करना शुरू करता है। वो उस टीचर के साथ उसकी अटैचमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन अगर वो फील करता है कि यार ये जो टीचर हैं फला सब्जेक्ट के, मैथ्स के, किसी भी सब्जेक्ट के, उनका जो थोड़ा सा हार्श रवैया है, उनका जो इंसल्टिंग बिहेवियर होता है, तो फिर बच्चा उनसे थोड़ा सा दूर भागना शुरू करता है। तो वो आपके इफेक्ट्स होते हैं, आपकी वो पर्सनालिटी के ट्रेड्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो जहां पर आप कंफर्टेबल फील करते हैं, प्लेजेंट फील करते हैं या सेटिस्फेक्शन फील करते हैं, तो वो वहां पर आपकी पर्सनालिटी पे पॉजिटिव असरात होना शुरू हो जाते हैं। और जहां पर आप अनप्लेजेंट होते हैं, तो वहां पर आपके साथ आपकी कुछ एरियाज लर्निंग के वो थोड़ा सा कमजोर पड़ जाते हैं, वो वीक हो जाते हैं। सो ये 3 कानून थे, ये 3 लॉज थे हमारे थॉर्नडाइक के। हम रैपिडली चीज़ों को थोड़ा सा चलाएंगे। मैं आज ये कोशिश करूंगा बेटा कि हम आज की क्लास में मैक्सिमम हम साइकोलॉजिकल जो थ्योरीज हैं, जो कि पूरे एक सेमेस्टर का काम होता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको 1 घंटे के अंदर इसको मैक्सिमम तौर पे हम इसको चला सकें, कंप्लीट कर सकें। ओके बेटा, उसके बाद देयर वाज वन मोर फिलोसोफर, और इनका नाम था जॉन ब्रॉडस वॉटसन। जॉन ब्रॉडस वॉटसन जो थे जनवरी 9 1878 से लेकर, और उसके बाद 25 सितंबर 1958 में इनकी डेथ हो जाती है। ये भी एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, बहुत इंपॉर्टेंट इनका भी काम था।
इन्होंने ये बताया था कि जो कंडीशंस हैं, आपके जो बिहेवियरिज्म है, इस पे इनका भी काम था। साइकोलॉजी अमेरिका के अंदर इन्होंने जो एक थॉट प्रेजेंट की थी, जो एक प्रोवोक की थी, एक नई चीज इंट्रोड्यूस करवाई थी, आई मीन स्कूल ऑफ थॉट जो उन्होंने प्रेजेंट किया था वो बिहेवियरिज्म का था। इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ बिहेवियर दैट एक्वायर थ्रू कंडीशनिंग। मतलब कुछ कंडीशंस आपके साथ पेश आती हैं, उनकी बेसिस पर आपके साथ फिर आपका रवैया बनना शुरू हो जाता है, आपका वैसा बिहेवियर बनना शुरू हो जाता है। बिहेवियर, देयर इज बिट डिफरेंस इन एटीट्यूड एंड बिहेवियर। आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं विद एग्जांपल ऑफ एन आइसबर्ग। आपने आइसबर्ग देखा होगा कभी कि वो एक बर्फ का पहाड़ होता है जो किसी समंदर के अंदर मौजूद होता है, किसी दरिया के अंदर, और उसके साथ जब आपको दरिया पानी के ऊपर से वो थोड़ा सा बिल्कुल ऐसा नजर आ रहा होता है ट्रायंगल की तरह, लेकिन अगर आप उसको दरिया के अंदर आप देखेंगे तो उसकी प्राइस बहुत ज्यादा बड़ी होती है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि 80% वो पानी के अंदर होता है, सिर्फ 20% पानी से बाहर होता है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एटीट्यूड एंड बिहेवियर। आपका जो एटीट्यूड होता है वो आपकी इनर फीलिंग्स होती हैं, वो आपकी वो एलिमेंट होते हैं जो नजर नहीं आते। उस एटीट्यूड के बेस पर आप अपना रेस्पॉन्स देते हैं, आप अपना स्टिमुलस क्रिएट करते हैं, उस रेस्पॉन्स को हम कहते हैं बिहेवियर। तो आपका जो बिहेवियर होता है वो डिपेंड करता है आपके एटीट्यूड के ऊपर। Okay, conditioning occurs through interaction with the environment. He says कि जब आप environment के साथ interaction करते हैं, जब आप environment के साथ आप ताल्लुक पैदा करते हैं, तो आपका जो है आपका जो है बिहेवियर वैसा बनना शुरू हो जाता है। कुछ जो बिहेवियरिस्ट थे, जो स्ट्रिक्ट बिहेवियरिस्ट हैं, दे बिलीव दैट एनी पर्सन कैन पोटेंशियली बी ट्रेन टू परफॉर्म एनी टास्क रिगार्डलेस ऑफ जेनेटिक और बैकग्राउंड। अब जो कुछ आपके जो बिहेवियरिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि आप किसी भी इंसान के अंदर आप जैसा बिहेवियर चाहें या जैसे आप उसके अंदर स्किल्स चाहें आप पैदा कर सकते हैं। आप उसके लिए सिर्फ थिंग इज दैट कि आप उसको ऐसा वैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। मतलब एक ऐसा बच्चा है जो किसी चोर के घर में पैदा होता है, आप उसको ले जाकर किसी मौलवी के घर में आप बिठा दें तो वो बच्चे की इनहेरिटेंस हालांकि उसको कुछ और है, उसके खून में जो उसको जीन्स में कुछ चीजें मिली हैं वो कुछ और थी, लेकिन वो अब वो किसी मौलाना के घर में रहकर फिर उसका एनवायरनमेंट उसको वैसा बना देता है, उसको तब्दील कर देता है। ये वो बिहेवियरिज्म की थ्योरी थी जो कुछ फिलोसोफर्स इसको प्रेजेंट करते हैं। जॉन ब्रॉडस ने भी इसी पे काम किया था। राइट बेटा, इसके बाद हम देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट है, क्लासिकल कंडीशनिंग बाय आइवन पावलोव। आइवन पावलोव इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग प्रेजेंट की थी कि आपको ये भी मैं बताता चलूं कि 1904 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, और ये सवाल भी आपके एग्जामिनेशन में आ चुका है। रशियन फिलोसोफर थे इन्होंने, रशियन स्कॉलर थे, जिन्होंने बताया था कि हम कंडीशंस क्रिएट करवा आ सकते हैं खुद से। हम चाहें जिस तरह का रेस्पॉन्स हम चाहें वो हम किसी भी इंसान से, किसी जानवर से, किसी भी स्टूडेंट से हम क्रिएट करवा सकते हैं। बट थिंग इज दैट कि आप उसको वो कंडीशन, मतलब आप उसको स्टिमुलस प्रोवाइड करें, वो आप उसको सोर्स प्रोवाइड करें जिसके जरिए से उसका रेस्पॉन्स वैसा जनरेट हो जाए। मतलब आप चाहते हैं किसी बच्चे से, किसी इंसान से, किसी भी शख्स से कि वो इस तरह का बिहेवियर करे, वो रोना शुरू कर दे, वो हंसना शुरू कर दे, वो उसकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो चलना शुरू हो जाए, तो उसके लिए आप कुछ स्टिमुलस जनरेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीजें जनरेट होना शुरू हो जाती हैं। अब आइवन पावलोव ने क्या किया था, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से भी देख सकते हैं कि पावलोव ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। अब इसको मैं थोड़ा सा और बल्कि एक आसान एग्जांपल के साथ आपको मैं शेयर करता हूं। आप एक बेबी बच्चा जैसे होता है, आप हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, वो नर्स को देखता है, उसको पता नहीं होता कि नर्स जो है वो इंजेक्शन लगा सकती है, वो सिरिंज लगा सकती है। वो नर्स को देखकर मुस्कुरा भी सकता है, वो उसको मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन व्हेन नर्स कम टुवर्ड्स हिम और वो फिर बच्चे को इंजेक्शन लगाती है, अब जब वो सेकंड टाइम उस नर्स को देखेगा तो उसको देखते के साथ ही उसको इंजेक्शन याद आ जाएगा, और उसको वो रोने वाला जो बिहेवियर है वो खुद से पैदा हो जाएगा। हालांकि उसको इंजेक्शन नहीं लगाया नर्स ने, उसको हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन जस्ट जैसे ही उसने नर्स को देखा तो उसकी फीलिंग्स जो हैं, उसका जो रिएक्शन था वो जनरेट हो गया। वो जो एक खौफ वाला जो बिहेवियर था, वो एक रोने वाला जो बिहेवियर था, वो जनरेट हो गया। तो मतलब हम अपनी मर्जी से किसी भी इंसान का बिहेवियर हम डेवलप करवा सकते हैं। ये प्रेजेंट किया था आइवन पावलोव ने। आइवन पावलोव ने ये एक्सपेरिमेंट
किया था एक कुत्ते के ऊपर, एक डॉग के ऊपर। देखिए आपके अक्सर जो फिलोसोफर्स हैं वो किसी ना किसी जानवर के साथ एसोसिएट हैं, आई मीन किसी ना किसी जानवर के साथ उन्होंने काम जरूर किया हुआ है। सवाल आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में कि आइवन पावलोव इज एसोसिएटेड विद एनिमल, या उन्होंने किस जानवर पे उन्होंने काम किया था। तो आपके पास ऑप्शंस होंगे, फॉर एग्जांपल कैट, माउस, गोट और डॉग। तो आपको फौरन आपके जहन में आना चाहिए कि आइवन पावलोव ने कुत्ते के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया था। किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया था मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं। इन्होंने एक कुत्ते को जब उसको ग़िज़ा पेश की गई, उसको खाना पेश किया गया, तो कुत्ते की फ़ौरन से ज़बान बाहर आ जाती है और उसके राल टपकना शुरू हो जाती है। मतलब जो उसके मुँह से जो पानी निकल रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड राल। तो अब उसका जो ये बिहेवियर था, वो जनरेट करवाना चाह रहा था कि उसको गोश्त ना भी मिले, तब भी उसका इस तरह का एटीट्यूड जो है, वो किस तरह से हम डेवलप करवा सकते हैं। अब उसने क्या किया कि स्टिमुलस दिया। स्टिमुलस जो उसके लिए था, जो सोर्स था वो इस रिएक्शन का, वो था आपका लिए उस कुत्ते के लिए गोश्त। मतलब उस कुत्ते के लिए वो ग़िज़ा जिसकी वजह से वो ये बिहेवियर करता था। उसने फिर क्या किया कि कुछ दिन बाद खाना आने से पहले एक बेल बजाना शुरू की और उसके बाद खाना आना शुरू हो गया। फिर द सेकंड टाइम इसी तरह से हुआ, फिर थर्ड टाइम भी इसी तरह से हुआ। फिर कुछ टाइम बाद ऐसा होता था कि बेल बजती थी और कुत्ते की ज़बान फ़ौरन से बाहर आ जाती थी और उसके अलावा उसकी राल टपकना शुरू हो जाती। तो दिस शोज़ कि हम किस तरह से किसी भी जानवर का, किसी भी इंसान का हम अपना बिहेवियर उसका हम जनरेट करवा सकते हैं, हम उसका जो बिहेवियर उसका पैदा कर सकते हैं खुद से। इस कंडीशन को, इस फिलॉसफी को कहा जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग के। मतलब हम कोई भी स्टिमुलस देकर, कोई भी न्यूट्रल स्टिमुलस देकर हम किसी भी कंडीशन के थ्रू हम वैसा रिस्पॉन्स बच्चे से जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद एक और फिलोसोफर हैं जिनको हम कहते हैं बी एफ स्किनर। अच्छा, ये जो इससे पहले जो फिलॉसफी थी क्लासिकल कंडीशनिंग आइवन आइवन पावलोव की, तो इसको हम एस आर कनेक्शन भी कहते हैं, मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन। मतलब अगर आपको इन शॉर्ट ये सवाल आ सकता है कि एस आर कनेक्शन इज एसोसिएटेड विद whom, तो आपको फौरन पता चलना चाहिए कि जहां पर स्टिमुलस होता है, वहां पर जिस तरह का हम स्टिमुलस देते हैं वैसा ही रेस्पॉन्स क्रिएट करवा सकते हैं। एक और आपको एग्जांपल दूं मैं, इसमें यहाँ पर थोड़ा सा मुझे जहन में आ रही है कि आपके जो एडवर्टीजमेंट्स चलते हैं टीवी पर, इश्तहारात चल रहे होते हैं, तो एक फेयर एंड लवली की फॉर एग्जांपल एक ऐड आ रहा होता है और वहां पर कैटरीना कैफ आ जाती हैं। तो अब आपको जहन में ये आता है कि वो जो कैटरीना कैफ है, इसका ये इस तरह का कलर जो है, वो इसकी जो फेयरनेस है, वो असल में क्रीम की वजह से, वो इस फेयर एंड लवली की वजह से है। अब आप जैसे ही आप फेयर एंड लवली को देखते हैं, तो आपके जहन में फौरन से वैसा रेस्पॉन्स और रिएक्शन बनना शुरू हो जाता है कि दिस इज बिकॉज ऑफ कि वाइट कलर हो जाएगा उसकी वजह से। तो इस तरह से हम क्रिएट करवा सकते हैं जिस तरह का बिहेवियर हम चाहते हैं। ठीक है, बट इसके बाद स्किनर जो थे, इन्होंने भी काम किया था ऑपरेंट कंडीशन पे। बिहेवियरिस्ट थे, बिहेवियरिस्ट अप्रोच थी इनकी भी। तो ही कंट्रीब्यूटेड टू द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी बाय फोकसिंग ऑपरेंट कंडीशन ऑफ बिहेवियरिज्म। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज मेथड ऑफ लर्निंग दैट अकर्स थ्रू रिवॉर्ड और पनिशमेंट। अब इन्होंने जो काम किया था कि किसी भी चीज का बच्चे को हम कोई भी काम करवा सकते हैं रिवॉर्ड के थ्रू या फिर पनिशमेंट के थ्रू। मतलब आप बच्चे का एक्सपेरिमेंट अगर प्लेजेंट होगा, बच्चे का एक्सपीरियंस अगर प्लेजेंट होगा, बच्चे का एक्सपीरियंस ऐसा है जो उसका मनपसंद है, जिससे वो खुश होता है, तो बच्चा वो काम करने के लिए राजी हो जाता है, बच्चा वो काम कर रहा होता है। मतलब रिवार्ड हेल्प्स यू टू डेवलप सम काइंड ऑफ हैबिट। इसी तरीके से आपको जो एक फियर होता है, जो आपकी पनिशमेंट होती है, वो हम कि हमें किसी चीज से फिर दूर लेकर जा सकती है। Okay, so bad experiences result in a less likely to repeat. मतलब जो आपके बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो फिर हम स्टूडेंट जो है या वो कोई भी बच्चा जो है, वो उसको रिपीट करने की चांसेस थोड़ा सा कम हो जाते हैं। मतलब अब बच्चे ने कोई गलत काम किया, आपने उसको पनिश कर दिया, अब वो नेक्स्ट टाइम ये करने से पहले थोड़ा सा सोचेगा कि अगर मैं दोबारा करूंगा तो फिर मुझे पनिश हो सकती है। अगर वो अच्छा काम करता है, उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है, गुड एक्सपीरियंस होता है, तो फिर चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं कि वो फिर दोबारा इस तरह का काम करेगा डेफिनेटली, क्योंकि उसकी लर्निंग, उसको उस चीज के लिए अप्रेज किया जा रहा है, उसको पसंद किया जा रहा है, उसकी तारीफ की जा रही है, उसको इनाम दिया जा रहा है। तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट जो थी, वो स्किनर ने प्रेजेंट किया था कि बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है कि हम किस तरह से बच्चे के को हम अपनी ऑपरेंट कंडीशनिंग हम उसकी डेवलप करवा सकते हैं। हम जैसे टेक माय एग्जांपल, सो व्हेन आई वाज चाइल्ड, I mean to say कि स्कूल गोइंग बॉय, सो व्हाट माय ग्रैंडफादर वाज यूज्ड टू डू कि वो फजर की नमाज पढ़ाने की आदत पैदा करने के लिए उन्होंने क्या किया था कि सुबह उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि जो सुबह की नमाज पढ़ेगा
तो उसको 2 रुपए उसको इनाम मिलेगा। एट दैट टाइम 2 रुपीज वर अ गुड अमाउंट। ओके, तो अब इस लालच में या इस एक चीज के रिवॉर्ड की वजह से हम सुबह उठकर नमाज पढ़ने की कोशिश करते थे। जो सबसे पहले नमाज के लिए उठता था उसको इनाम मिलता था। अब वो जो था, ये इनाम जो रिवॉर्ड जो था, वो उसने आपकी एक हैबिट बना दी। उसके बाद अब आप हमें इनाम ना भी मिले तब भी हम नमाज के लिए कोशिश करते हैं कि हम उठ जाएं। सो दिस इज द थिंग स्टूडेंट लर्न्स। ओके बेटा, उसके बाद अल्बर्ट बेंडूरा इन्होंने भी एक सोशल लर्निंग थ्योरी प्रेजेंट की थी। थोड़ा सा बिहेवियरिज्म से थोड़ा सा हटकर उन्होंने एक और थ्योरी प्रेजेंट की थी कि हम अपने सोसाइटी के साथ हम अपना रवैया हम बनाते हैं, हम चीज़ों को देखते हैं। चाइल्ड लर्न्स एंड व्हाट ही ऑब्जर्व इन सोसाइटी। वो अपने सोसाइटी के अंदर जो चीज़ें देखता है वैसी ही चीज़ें फिर वो सीखना शुरू करता है, उन्हीं चीज़ों को वो सीखता है। तो इन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी एक प्रेजेंट की थी, विच कंसिस्ट ऑब्जर्विंग एंड मॉडलिंग एंड अदर इंडिविजुअल्स बिहेवियर के किस तरह से उसको वो कर सकते हैं। इस थ्योरी को कहा जाता है सोशल लर्निंग थ्योरी। अगर बट इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरी है वाइगोत्स्की की। वाइगोत्स्की जो है एक फिलोसोफर है, रशियन फिलोसोफर हैं, और इन्होंने भी सोशल कल्चरल थ्योरी प्रेजेंट की थी। अच्छा, इससे पहले जो आपके जो फिलोसोफर थे, आई मीन स्किनर, जिस जानवर पे, जिस उसके एनिमल पे काम किया था, उसको हम कहते हैं माउस। मतलब ही इज एसोसिएटेड विद माउस, ही इज एसोसिएटेड विद माउस। उन्होंने चूहे के साथ उन्होंने काम किया था और उस पर उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। इस तरह से एक एक्सपेरिमेंट किए थे कि एक चूहे को उन्होंने एक पिंजरे के अंदर बंद किया, और उस पिंजरे के अंदर बंद करने के बाद उन्होंने पिंजरे के एक हिस्से में थोड़ा सा करंट छोड़ दिया था। मतलब वो लाइट सा करंट था, और दूसरा हिस्सा ऐसा था जहां पर वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करता था। अब जब चूहा उसके अंदर मूव करना शुरू किया, उसने अंदर चलना जो शुरू किया, तो जैसे ही वो उस एरिया में पहुंचे जहां पर करंट था, तो फौरन से उसको वो वहां से हटा, और उसके बाद दोबारा फिर वहां जाने की उसने कोशिश नहीं की। लेकिन जब वो वहां पर गया, मतलब जहां पर पनिशमेंट मिली, उसको करंट लगा, तो वो दोबारा वहां पर उसने वो हरकत नहीं की। लेकिन उस जगह पर जब वो जाता है जहां पर उसको प्लेजेंट फील करता है, जहां पर उसको खाना भी मिल जाता है, सब कुछ होता है, तो वहां पर वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल और बार बार फिर वहीं जा रहा होता है। तो ये हमारे बीएफ स्किनर की थ्योरी थी बेटा। इसके बाद हम वाइगोत्स्की की बात कर रहे थे। वाइगोत्स्की जो है ये भी हमारे एक सोसाइटी, आई मीन सोशियो कल्चरल, इन्होंने थ्योरी प्रेजेंट की थी कि हम सोसाइटी के साथ साथ इंसान के ऊपर कल्चर का भी कुछ ना कुछ असर होता है। इस थ्योरी को कहा जाता है सोशियो कल्चरल थ्योरी। इट्स नॉट जस्ट सोशल थ्योरी ऑफ लर्निंग, दिस इज कॉल्ड सोशियो कल्चरल थ्योरी। ही बिलीव दैट सोशल इंटरेक्शन प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन चिल्ड्रंस लर्निंग। अब देखें, आपका एक सोसाइटी आपके अंदर हम रहते हैं, लेकिन उस सोसाइटी में जो आपका कल्चर है वो ऐसा है कि आपकी ड्रेसिंग जो है वो स्टूडेंट्स की ऐसी है जो थोड़ा सा वल्गैरिटी वाली है, या ड्रेसिंग जब वहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो ऐसा है कि वहाँ पर खवातीन वो बापर्दा रहती हैं, वहाँ जहाँ पर मर्द जो है वो अपना टोपी ओढ़ते हैं, वहाँ पर कुछ इक़दार का ख्याल किया जाता है, तो वैसा ही रेस्पॉन्स बच्चे के अंदर भी जनरेट हो जाता है, वैसा ही बिहेवियर बच्चे का भी जनरेट हो जाता है। लेकिन अगर वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहेगा, ऐसे कल्चर में रहेगा जहां पर ये सारी चीजें नहीं है, तो उसके लिए पर्दा, उसके लिए हया, उसके लिए ये सारी चीजें कोई मायने नहीं रखेंगी। तो सोसाइटी के साथ साथ ही सेड, वाइगोत्स्की ने ये कहा था कि आपका कल्चर भी जो आपकी सोच पे, आपके बिहेवियर पर असरअंदाज होता है। ओके बेटा, अब उसके बाद मॉडर्न फिलोसोफर आ जाते हैं, हमारे मोस्ट रिसेंट और मोस्ट फेमस फिलोसोफर आ जाते हैं, जिनको हम कहते हैं जॉन डेवी, जो कि आज की हमारे जो लर्निंग साइकोलॉजीज हैं, जो लर्निंग थ्योरीज हैं, वो पूरी इनसे बिलोंग करती हैं। यहाँ से इन्होंने एक नया मॉडर्निज्म का एक आइडिया जनरेट किया, जिसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन। इन्होंने प्रैग्मेटिक्स पे काम किया था। इन्होंने ये प्रेजेंट किया था कि व्हेन वी डू देन वी लर्न। तो हम जितना हम काम करेंगे उतना हम सीखेंगे। इन्वॉल्व मी देन आई विल लर्न। तो जॉन डेवी इज प्रोबेबली मोस्ट फेमस फॉर हिज रोल इन व्हाट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन मतलब आप थोड़ा सा ट्रेडिशनल एजुकेशन से हटकर आप प्रोग्रेसिव एजुकेशन की तरफ आए। मतलब टीचर सेंटर्ड एनवायरनमेंट को डेवी ने थोड़ा सा डिस्क्रेस किया, आई मीन टू से डिसलाइक किया था, और उसको थोड़ा सा उसने डिनाई किया था कि टीचर सेंटर्ड एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए, जस्ट लेक्चर मेथड नहीं होना चाहिए, जस्ट अथॉरिटी जो है अथॉरिटेटिव एटीट्यूड टीचर का नहीं होना चाहिए, टीचर का फैसिलिटेटर होना चाहिए।
और फिर वो बच्चे को इन्वॉल्व करेगा आप उन एक्टिविटीज के थ्रू, बच्चे को वो फिर सिखाएगा कि बच्चा किस तरह से सीखना चाहता है, उसको बच्चे की नफ्सियात को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, बच्चे की फिलोसफी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और उसके मुताबिक फिर अपने उसको क्रिएट करेगा कि किस तरह से बच्चे को हम पढ़ा सकते हैं। Some messages. Social theory, Nagel says that social theory दोनों की ने की थी, वाइगोत्स्की ने भी, एग्जैक्टली बेटा, वाइगोत्स्की जो है वो उन्होंने भी सोशल थ्योरी प्रेजेंट की थी, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा था कि कल्चर का भी आपकी उसके ऊपर असरअंदाज होता है सोसाइटी के साथ साथ, तो डेफिनेटली वो भी एक है, उनकी भी सोशल थ्योरी है। लर्निंग बाय डूइंग, एग्जैक्टली बेटा, सईद यू आर वेरी मच राइट कि जॉन डेवी ने कहा था कि जब हम काम करते हैं, जब हम प्रैक्टिकली चीज़ों को अप्लाई करते हैं, तो हमारी लर्निंग डेवलप होती है। और इसी इसको फिलोसफी को हम कहते हैं प्रैग्मेटिज्म। राइट बेटा, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एक थ्योरी आ जाती है जिसको हम कहते हैं जीन पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निशन हम कहते हैं आपके दिमाग को, आपकी मेंटल एबिलिटीज को। तो उन्होंने कहा था कि किसी भी इंसान का, किसी बच्चे की कॉग्निशन, उसकी जहनी सलाहियतें किस तरह से ग्रो करती हैं, किस तरह से परवान चढ़ती हैं, किस तरह से बढ़ती हैं। तो इन्होंने एक डेवलपमेंटल 4 उन्होंने फेजेस बताए थे। यहाँ पर थोड़ा सा ब्लूम्स टेक्सोनोमी से थोड़ा सा इसको जो ना आप रिलेट मत कीजिएगा, ब्लूम के 3 डिफरेंट डोमेन्स हैं, लेकिन इन्होंने जो थ्योरी प्रेजेंट की थी जीन पियाजे की, उसके 4 फेजेस हैं। तो उन 4 फेजेस को हम थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरह से आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी उन्होंने प्रेजेंट की थी कि क्या किस तरह से बच्चा सीखता है। अब इन्होंने जो 4 डिफरेंट फेजेस बताए थे, स्टेजेस बताए थे, कि हर इंसान की जिंदगी में 4 स्टेजेस आते हैं। आई गेस आप फॉर कपल ऑफ मिनट इसको रीड करें, फिर हम इसको आगे चलते हैं। फर्स्ट इज सेंसर मोटर स्टेज, इसको आप देखें, और उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज, और मुझे चैट में बताएं कि आपने इसके बारे में क्या समझा है, कि व्हाट इट इज। I'll appreciate if somebody respond me in message. Okay, Nigat says that sensory motor from birth to 2 years, exactly beta, this is the limitation, this is the upper bound and lower bound, कि पैदाइश से लेकर 2 साल तक चल रहा होता है, ठीक है। लेकिन what is important in this stage, this is I mean to say, I want to see from you. Okay, Romana says कि हम सेंसेस से देखते हैं, वेरी राइट, वेरी ट्रू, लर्निंग बाय एक्टिव सेंसेस। देखिए बेटा, अब यहाँ पर आपके रेस्पॉन्सेज आना शुरू हो गए हैं, एंड आई लाइक दैट कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, इन चीज़ों को देख रहे हैं। Sensory age, both 2 years in this stage, kids depend on his 5 senses to interact. Okay, very true, very interesting कि 5 senses काम करना शुरू हो जाते हैं। बेटा, senses हम कहते हैं आपकी हिस्स को, आपकी abilities को। तो आपकी सबसे पहली जो सेंस होती है, जो स्किल होती है, अगर हम लैंग्वेज स्किल्स की बात करते हैं, तो 4 डिफरेंट स्किल्स हमें मिलती है लैंग्वेज की। तो जो सबसे स्टार्टिंग, जो सबसे बेसिक स्किल होती है ना बेटा, उसको हम कहते हैं लिसनिंग स्किल, जहां से इवन दैट स्टार्ट्स बिफोर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। जब वो माँ के पेट में होता है, तो वहां से उसकी लिसनिंग स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर आकर, दुनिया के अंदर आकर, फिर उसकी और सेंसी स्किल्स जो है वो चलना शुरू हो जाते हैं। तो सेंसर मोटर स्किल्स बेटा, हम यहाँ पर देखते हैं जीन पियाजे ने क्या कहा था कि अपनी लर्निंग थ्योरी के अंदर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, कि बच्चा जो है वो पैदाइश से लेकर, मतलब 0 ईयर से लेकर 2 साल या तक, कुछ फिलोसोफर्स इसको 2.5 साल तक भी कहते हैं, मतलब कहीं पर 2, कहीं पर 2.5 साल। लेकिन एक चीज ध्यान में बिठा ले बेटा, कि ये हर बच्चे के लिए जरूरी नहीं है कि वो 2 साल पर ही इसको खत्म करे। कुछ बच्चे इसको 1.5 साल में भी खत्म कर सकते हैं, कुछ बच्चे उसको 2.5 और 3 साल तक भी लेकर जा सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द इनहेरिटेंस, इट डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट दैट द चाइल्ड इज गिवन। नर्चरिंग बच्चे की किस तरह से हो रही है, इस पे भी थोड़ा सा इस चीज का असरअंदाज होता है।
अब जो है यहाँ पर देखें, बच्चा आपकी बातों को नहीं समझता, यहाँ पर बच्चा आपकी बात जस्ट आवाजों को सुनता है, वो आपको रिकॉग्नाइज नहीं करता। वो सिर्फ अपने देखने की स्किल और आपके सुनने की स्किल, इसको सिर्फ यूज कर रहा है, वो अपनी पांचों सेंसेस को यूज नहीं करता। ठीक है, उसको नहीं पता कि अगर मैं किसी गर्म चीज को छूंगा तो उससे मैं जल सकता हूँ, क्योंकि इसको वो अपनी इस सेंसेस को अभी इस्तेमाल नहीं कर रहा। वो सिर्फ ये देखता है कि कोई इंसान है, कोई मेरी मदर है जो कि इस तरह की हैं, वो आती हैं, वो मुझे फीड भी करती हैं, वो मुझे साफ भी करती हैं, वो मुझे सुलाती भी हैं, राइट। और इसके अलावा ये है कि वो कोई और फादर को देखता है, तो वो जस्ट उनको देखकर उसको अंडरस्टैंडिंग करना शुरू हो जाता है। बच्चा अपने सेंसरी मोटर्स यूज कर रहा होता है, अपने छोटे छोटे से ऑर्गन्स जो हैं उसके, जिस तरह से वो सक करना और उसके अलावा दूध पीना, तो ये सारी चीजें उसके स्टार्ट हो जाती हैं। 2 साल तक, 2 साल से 2.5 साल तक उसका ये जो पहला जो चल रहा होता है। तो हम देखेंगे इसमें सीइंग, हियरिंग, टचिंग एंड टेस्टिंग एंड स्मेलिंग, दीज थिंग्स स्टार्ट्स व्हेन ही इज इन दिस पीरियड, अपने स्टेज में होता है, जिसको हम कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। उसके बाद जो सेकंड स्टेज आती है बेटा, उसको हम कहते हैं प्री ऑपरेशनल। ऑपरेशनल मतलब अब वो कुछ काम करना शुरू कर देता है, किसी चीज को, कुछ चीजों को परफॉर्म करना शुरू कर देता है, लेकिन दिस इज प्री ऑपरेशनल। ये स्टेज चलती है 2 साल से लेकर 7 साल तक। अब इन 4-5 सालों का जो डिफरेंस है, इसमें बच्चा क्या करता है कि छोटी छोटी सी लॉजिक्स क्रिएट ना करना शुरू कर देता है, वो चीजों को सोचना शुरू कर देता है, उनको एनालिसिस करना शुरू करता है, लेकिन वो वेग उसका जो एनालिसिस होता है, मतलब आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है जो 4 साल का, 5 साल का, आप उसको एक जो डिफरेंट जो छोटे छोटे नोट्स दे दें, मतलब एक 2 रुपए के, 5 रुपए के उसको नोट दे दें, 10-15, और उसको एक 1000 का नोट दे दें, तो उसके लिए अब वो 1000 का नोट इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो जस्ट एक है, लेकिन वहां पर बहुत सारे नोट उसके सामने है, वो 2 रुपए वाले, 5 रुपए वाले, 10 रुपए वाले, तो वो उनको सिलेक्ट करेगा, वो उनको चूज करेगा कि हाँ दीज आर गुड फॉर मी। मतलब कोई लॉजिक तो है कि वो चीजें ज्यादा हैं, ये चीज कम है, लेकिन वो लॉजिक वेग है, वो प्रॉपर नहीं है, वो स्ट्रक्चर्ड लॉजिक नहीं है। तो ड्यूरिंग दिस स्टेज चाइल्ड कैन सिंबल एंड रिप्रेजेंट वर्ड्स, इमेजेस एंड आइडियाज। वो कुछ वर्ड्स को, कुछ इमेजेस को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है और एंगेज करता है अपने आप को प्रिटेंड प्ले में, वो चीजों को खुद से प्रिटेंड करना शुरू करता है कि इसका क्या मतलब है, अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा। तो ये जो आपके स्टेज है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, वो आपका सेकंड स्टेज, हम उसको कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। ओके बेटा, इसके बाद जो एक तीसरी स्टेज थी, जो कि जीन पियाजे ने बताई थी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल हो जाता है। अब एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल से लेकर एक जस्ट वेग ऑपरेशन से हम चले जाते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशन की तरफ। मतलब अब बच्चा जो है थोड़ा सा ज्यादा मैच्योर हो चुका होता है, 7 साल से लेकर 11 साल तक, कहीं पर इसको 12 साल भी कहा जाता है। तो 11 से 12 साल, 7 साल की उम्र से, तो ये 5 से 6 साल का वो पीरियड होता है कि जिसमें बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशंस करना शुरू कर देता है। मतलब अब वो जो अपने लॉजिक्स क्रिएट कर रहा है, जो चीजों को वो सोच रहा है, वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, वो कुछ मतलब एक्यूरेसी की तरफ वो मूव करना शुरू कर देता है। ओके, राइट, सम इंस्ट्रक्शन फॉर चंद्रा। ईगो इस स्टेज में आता है, वेरी ट्रू, डेफिनेटली ईगो इस स्टेज में आता है कि बच्चे के अंदर ईगो होता है, वो चाहता है कि मुझे रेस्पॉन्स मिले, मेरी चीज को सुना जाए। अब वो बात हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन उसके एक ईगो होता है कि मेरी मामा मुझे क्यों नहीं सुन रही है, तो वो उसको सुनाने के लिए वो उसको इंपॉर्टेंट काम को भी डिस्टर्ब करेगा, लेकिन वो चाहेगा कि सबसे पहले वो मुझे सुने, मेरी बात को अंडरस्टैंड करे। तो डेफिनेटली बेटा निगहत, वेरी नाइस कि आपने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पर मुझे रिमाइंड करवाया और इसको हमने यहाँ पर ऐड किया। कौन ये कह रही हैं, चंद्रा कह रहे हैं, सर मेरी नेचर गुस्से वाली है, जज्बाती और टॉन्टिंग है, इस वजह से मेरे किड्स और स्टूडेंट्स डजिंग अटैच विद मी, हाउ कैन आई चेंज इट। ओके, सो एक ऐसा सवाल इन्होंने किया चंद्रा ने बेटा, कि आपका जो एटीट्यूड है वो, मतलब आपका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा गुस्से वाला है, तो आप अपने गुस्से को टॉलरेट नहीं कर सकते, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से बच्चे फिर आपसे थोड़ा सा दूर भागना शुरू कर जाते हैं, या फिर आपके साथ वो इतने ज्यादा अटैच नहीं होते। तो देखें, अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले अपने एटीट्यूड पे काम करना पड़ेगा। अच्छा, इस पे हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि फिर हमारा जो मेजर कंसर्न है, जो मेजर फोकस है, उससे हम थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएंगे। तो आज हम मैक्सिमम लर्निंग थ्योरीज की बात कर रहे हैं। आपका सवाल आपको उससे मिलता जाएगा, आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि वाकई में मुझे किस तरह से चलना चाहिए और क्या करना चाहिए। राइट, सो नाइट, आई थिंक इट्स
प्री ऑपरेशनल स्टेज। ओके, सो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, आई मीन टू से कि हम बात कर रहे थे कि 7 साल से लेकर 11 साल तक अब बच्चा जो है वो कुछ चीज़ों को करेक्टराइज करना शुरू कर देता है, आइडियाज को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है, और उसके साथ वो रीजंस लगाता है, मतलब वो देखता है कि यार ऐसा होगा तो इसका मतलब ये होगा। अब पहले बच्चा जो है जब प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है तो वो ये देखता है कि यार कोई सुपरमैन होता है जो पीछे कपड़ा बांध कर और लाल जो दुपट्टा बांध कर और वो हवा में उड़ सकता है, राइट। अब उसकी जहन में ये लॉजिक आ जाती है कि मैं भी इस तरह से अगर मैं कपड़ा लगाऊंगा तो मैं हवा में उड़ना शुरू कर दूंगा। लेकिन जब वो फिर 7 साल से उसकी एज क्रॉस हो जाती है, वो 8 साल 10 साल 11 साल की एज में पहुंचता है, तो उसको अंदाजा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये जस्ट एक कार्टून है, क्योंकि वो उस चीज को वो कोशिश कर चुका होता है बार बार उड़ने की। जब वो उसको रिजल्ट नहीं मिला तो अब वो फिर इस चीज से फिर वो वापस आ जाता है। अब बट आपके लिए ये स्टेजेस को समझना इस तरह से भी इंपॉर्टेंट है कि जीन पियाजे की जो ये थ्योरी है और इसके अलावा जो थॉर्नडाइक की जो हमने थ्योरी पढ़ी थी, इसमें हर साल कोई ना कोई सवाल जरूर आता है। ठीक है बेटा, तो वो किसी भी स्टेज से हो सकता है, किसी उसकी किसी फिलोसफी से हो सकता है, इसको बहुत अच्छे से आप इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। और जब मैं आपको रीडिंग मटेरियल दूंगा तो वो दैट विल हेल्प यू अलॉट, के जो जिस तरह से आपको मैंने थोड़ा सा चीज़ों को आसान करके बता दिया, आपको मैंने कहते हैं ना कि समंदर में कूजे कूजे को बंद, मतलब कूजे में समंदर को बंद कर देना, तो मैंने ये कोशिश की कि आपको बहुत सारी जो फिलोसफीज हैं, जो साइकोलॉजीज हैं, उसको मैं आज आपके सामने रख दूं, आपके लिए आसान बना दूं। अब आपको थोड़ा सा बस जस्ट इसमें मेहनत करने की जरूरत है, आप इनको पढ़ेंगे, इनको और ज्यादा आप अंडरस्टैंड करेंगे, और उसके बाद हम कुछ आज की क्लास में हम कुछ सॉल्व करेंगे एग्जाम क्वेश्चंस को, और उसके बाद मजीद आप जाके घर पे भी इसको आप सॉल्व कीजिएगा। और माइट भी आपकी जो 5th क्लास होगी तो उसमें आपका एक टेस्ट भी होगा, और फिर हम इसको देखेंगे कि किस तरह से हम चलाएंगे काम को। ओके बेटा, उसके बाद जो है आपकी फोर्थ जो स्टेज शुरू होती है अकॉर्डिंग टू पियाजे, जीन पियाजे, जो जिसको उन्होंने कहा था कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है वो स्टार्ट होती है मतलब 12 साल से लेकर बच्चे की, और उसके बाद वो चलती है मतलब आगे तक टिल हिज लाइफ एंड व्हेन हिज लाइफ एंड्स, तो वहां तक चल रही होती है। ये बच्चे की थोड़ा सा आई मीन टू से कि मैच्योरिटी वाली एज होती है, और इसमें बच्चा जो है फोकस characterized by idea that children develop the ability to think in abstract ways। वो चीज़ों को अब एब्स्ट्रैक्ट वेज के अंदर अंदाज में वो सोचना शुरू कर देता है, वो चीज़ों को अच्छा और बुरा समझना शुरू कर देता है, वो ये समझना शुरू कर देता है कि पेरेंट्स की बात मानने में उसकी बेहतरी है, पेरेंट्स के साथ जो अगर मैं चलूँगा, उनको फॉलो करूँगा तो मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ। उसके सामने कोई ना कोई ऐसी पर्सनैलिटीज़ होती हैं, फिर वो जिनको फॉलो करने की कोशिश करता है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाता है, उनको प्रॉब्लम्स को खुद से क्रिएट करके और उनको फिर वो रिजॉल्व करने की भी कोशिश करता है। आप बच्चों को इस एज में दे दें कि वो छोटे छोटे से ऐसे ऐसे खिलौने जो टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो वो फिर उनको बनाकर किसी चीज को वो क्रिएट करने की भी कोशिश करता है। तो दिस इज कॉल्ड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब वो फिर फॉर्मली चीजों को ऑपरेट करने की कोशिश करता है, वो साइकिलिंग की तरफ चला जाता है, वो फिर और चीजों को वो अपनी सोसाइटी के साथ अब इंटरेक्शन की तरफ चला जाता है। तो ये सारी चीजें बेटा कि बच्चे का दिमागी तौर पे बच्चा किस तरह से सोसाइटी के साथ रहकर अपने आप को डेवलप करता है, इस तरीके को कहते हैं हम लर्निंग थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, दिमागी डेवलपमेंट की लर्निंग थ्योरी। अब जो कल हम बात करेंगे जो कि ब्लूम्स टेक्सोनोमी के से बारे में है। ब्लूम्स टेक्सोनोमी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी इन लर्निंग, कि ब्लूम ने जो एक थ्योरी प्रेजेंट की थी बेटा, ये चीज जहन में बैठा दे कि हर साल ब्लूम्स टेक्सोनोमी से 2-3 सवाल जरूर आते हैं। इसी तरीके से जीन पियाजे की थ्योरी में से कुछ सवाल आते हैं, और इसी तरह से आपकी थॉर्नडाइक की थ्योरी में से, एवन पावलोव की थ्योरी में से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, इनको जरूर अच्छे से देखिएगा, इनको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आज ये कोशिश की है कि आपको मैं इसको अच्छा सा समझा दूं, लेकिन मेहनत अब आपके हाथ में है। आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा थॉरली इनको इंटरेस्ट के साथ पढ़ने की ज़रूरत है कि किस तरह से हम सारी चीज़ें डेवलप करेंगे और उनको अंडरस्टैंड करें। ओके बट अब हम चलते हैं थोड़ा सा टेस्ट की तरफ। हम कुछ सवालों के जवाबात को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। द क्वेश्चन नंबर 1 इज, again, knowledge is present at birth and all information learned by a person is merely a recollection of something।
अब ये एक फिलॉसफी है कि जो है नॉलेज जो है वो आपकी बर्थ के साथ, पैदाइश के साथ आपके साथ मौजूद है, प्रेजेंट है। आप इसको कनेक्ट करें कि ये किसने ये चीज़ बात बोली थी, कैसे बोली थी। अब आपके पास ऑप्शंस हैं, थ्योरी ऑफ रिकलेक्शन ऑफ प्लेटोनिक एपिस्टेमोलॉजी, लॉ ऑफ एसोसिएशन और एसोसिएशन, और बिहेवियरिज्म। इसको व्हाट शुड बी द आंसर हियर? आप मुझे टेक्स्ट करें जल्दी से, चैट में मुझे भेजें, सो दैट आई कैन कम टू नो कि आपने इसको कितना अच्छे से समझा है। Okay, Ravina says A, Hasnain says question number 1A, Chandra says A, very good, nice. Isaac Samuel says A, Rabia says very nice, वेरी गुड, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग कि आप सबको ये जो प्लेटो की जो थ्योरी थी, जो एपिस्टेमोलॉजी की, तो जो कि बिलोंग करती है आपकी स्पिरिट्स, आपके रूह, सोल से, आपकी स्पिरिचुअल से, कि पैदाइश से हम कुछ चीज़ें सीख कर आते हैं वहाँ से, और फिर उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर रिमेंबर करते हैं, रिकॉल करते हैं। तो इसको कहा था गया था कि द थ्योरी ऑफ रिकलेक्शन और प्लेटोनिक एपिस्टेमोलॉजी। ओके, वेरी गुड बेटा। So let's see question number 2. So read out, इसको आप सबसे पहले पढ़ें और उसके बाद फिर हम इसको रेस्पॉन्स करना शुरू कर देंगे। You have 1 minute for this. Hurry up. Okay, C and A. बेटा ये किसने दोनों ऑप्शंस को मुझे बताया है? हेरा मुगल कह रही है C और A दोनों। So let's see कि ये कह रही हैं कि एरिस्टोटल और सी, फिर उन्होंने फिर किया है। बेटा इसको थोड़ा सा मुझे एलाबोरेट करेंगे किस तरह से आप या तो एरिस्टोटल की बात कर रही हैं, या फिर आप जॉन लॉक की, या फिर दोनों की, तो मेक इट श्योर। सी, जयराम सेज सी, ओके। मोहम्मद खान सी, वेरी गुड। ओके, सिद्रा सेज क्वेश्चन नंबर 2 इज ए, एरिस्टोटल, राइट। सिद्रा, आपने जो यहाँ पर बताया है एरिस्टोटल के बारे में कि उन्होंने ये कहा था कि माइंड जो है आपका, जो माइंड एट बर्थ इज ब्लैंक स्लेट एंड ऑल द नॉलेज हैज टू बी एक्वायर्ड बाय लर्निंग, हु बिलीव दिस? किसका ये कहना था? आप कहते हैं कि ये एरिस्टोटल ने कहा था, तो क्या सिर्फ एरिस्टोटल ने कहा था या किसी और ने भी इस थ्योरी को प्रेजेंट किया है? थोड़ा सा इसको आप एलाबोरेट करें बेटा। Social interactions, okay. Isaac Samuel says A, Hasnain says B, right. But the right answer is question C से, I mean to say C option, कि इन दोनों ने ये कहा था, एरिस्टोटल ने भी और जॉन लॉक ने भी। जब हमने बात की थी लॉ ऑफ एसोसिएशन की, जो एरिस्टोटल ने बताया था, तो उसमें हमने यही बात की थी कि जॉन लॉक ने इनको फेवर किया है, इनकी फेवर में बात की है कि हाँ ऐसा ही होता है। जो आपकी बॉडी है वो आप, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जी एग्जैक्टली हेरा। सो एरिस्टोटल एंड जॉन लॉक बोथ आर द आंसर फॉर दिस। Okay, question number 3 is all our senses and ideas are grouped up into a number of association in our mind. Who gave this theory? क्या ये थ्योरी एरिस्टोटल ने दी थी, प्लेटो ने दी थी, या फिर जॉन लॉक ने दी थी? जल्दी से मुझे बताएं आप। सी, जॉन लॉक, ओके। राइट, जॉन लॉक। ओके, बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर दूं। द राइट आंसर इज एरिस्टोटल, इट्स नॉट जॉन लॉक। देखिए जो थ्योरी थी वो प्रेजेंट की थी एरिस्टोटल ने। इन्होंने ये बताया था कि हम 3 डिफरेंट एसोसिएशंस के साथ हम सीखते हैं चीज़ों को, और फिर इस थ्योरी को फिर फेवर किया था, इसको सेकंड किया था जॉन लॉक ने। बट बेसिकली दिस इज नॉट द थ्योरी। ये थ्योरी जो प्रेजेंट करने वाले हैं वो आपका एरिस्टोटल हैं। इसको दोबारा से आप इसको थोड़ा सा देखिएगा और इसको समझने की कोशिश भी कीजिएगा। आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी इसकी, तो आप इसको रिकॉर्डिंग में भी जाकर देख सकते हैं। Okay, question number 4 is Desh states that all our senses and ideas are grouped up into a number of association in our mind. हमारे दिमाग में जो है वो किस चीज़ों के साथ एसोसिएट करके हम सीखते हैं, सेंसेस को हम इस्तेमाल करते हैं।
तो ये इस लॉ को कहा जाता है लॉ ऑफ एसोसिएशन और एसोसिएशन, और द लॉ ऑफ थ्योरी ऑफ रिकलेक्शन, प्लेटोनिक एपिस्टेमोलॉजी, या फिर हम इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म. So what is that law called? Okay, I guess that everybody should answer is very right. Hasnain says it's option B, theory of recollection. It's theory of recollection according to Hasnain. Okay, all other are very right. Majid and Rabia and Sidra Masood and Jairam Salamat. Very right, beta. Exactly, this is law of association कि हम चीज़ों को associate करके चीज़ों को हम सीखते हैं, जो कि एरिस्टोटल ने इसको present किया था. Question number 5 is learning is strengthened when is accomplished by a pleasant or satisfying feelings. मतलब जब आप satisfying feelings होती हैं तो वो उसको accomplish करता है. अब ये किसने कहा था? It is weakened when associated with unpleasant feelings. मतलब जब reward और punishment की जो हमने बात की थी, तो ये इस effect को किसने I mean, इस effect को हम क्या कहते हैं? The law of exercise, the law of effect, या फिर law of readiness. इसको हम क्या कहते हैं? जल्दी से मुझे बताएं बेटा. Readiness is what and exercise is what, and Sidra says B, law of effect. C, Jairam says B, very good. Abdul says B, very nice. Muhammad Khan says C, readiness. But in readiness there is no I mean to say present or bad experience. आप बच्चा जब लर्निंग के लिए रेडी हो तो वो सीखता है, लेकिन जब लॉ ऑफ इफेक्ट जो था ना कि जो जब बच्चे को एक बैड एक्सपीरियंस होता है तो वो फिर उससे दूर भागता है, और जब उसको अच्छा एक्सपीरियंस होता है, एग्जैक्टली बेटा थॉर्नडाइक ने ये जो प्रेजेंट किया. जयराम वेरी गुड. ओके, लॉ ऑफ एक्सरसाइज इज प्रैक्टिस. हिरा मुगल वेरी नाइस. तो ये हमारा जो था ऑप्शन नंबर बी, दिस इज वेरी राइट, लॉ ऑफ इफेक्ट. जी उस बीना उस्मान वांट्स टू से समथिंग. बेटा आप चैट में मुझे लिखकर भेजिए जल्दी से. लॉ ऑफ इफेक्ट वेरी गुड. चंद्रा इज आल्सो वेरी राइट. Okay, beta. Question number 6 is Desh states that stimulus response connection is reinforced by practice. Stimulus और response जो है वो किस तरह से generate होता है, इसको क्या कहा जाता है? Right? It's either this is called law of contiguity, either this is called law of contrast, or this is called law of exercise. So what should be the right answer here? Contiguity. Isaac says A. Chandra and Ravina and Sidra, you are very right that this is law of exercise. Hasnain is also very right, law of exercise. But exactly जब हम बात करते हैं प्रैक्टिस की, जहां पर भी प्रैक्टिस की बात होगी तो उसका मतलब एक्सरसाइज की बात आ जाती है कि हम चीज़ों को जब हम रिपीट करते हैं, जब चीज़ों पे हम बार बार काम करते हैं, तो इस तरह से भी हमारी जो है स्टिमुलस और रेस्पॉन्स जनरेट होना शुरू हो जाता है. एग्जैक्टली बेटा, ये थॉर्नडाइक ने ये प्रेजेंट किया था. ओके बट इससे हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा मजीद सवालों को देखते हैं. Question number 7 is if dogs come to associate the delivery of food with a white lab coat and to the ringing a bell, they produce saliva. जो मैंने आपको बताया था कि कुत्ते के सामने जब वो खाना पेश किया जाता है तो उसको saliva राल टपकने शुरू हो जाती है. Even when there is no sight or smell of food. जब बेल बजती है लेकिन हालांकि खाना वहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी राल टपकना शुरू हो जाती है. तो दिस इज फॉर इधर ऑपरेंट कंडीशनिंग. आइजक आप शायद डिस्कनेक्ट हो गए थे. इधर दिस इज ऑपरेंट कंडीशनिंग, इधर दिस इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, या फिर हम इसको क्लासिकल कंडीशनिंग कहेंगे. व्हाट कुड बी द राइट आंसर हियर बेटा? हरी आप जल्दी से बताएं. राइट. ओके, सी, ऑप्शन सी वेरी गुड. क्लासिकल कंडीशनिंग एग्जैक्टली बेटा, जब हम क्लासिकल कंडीशनिंग क्रिएट होते करवाते हैं कि हम खुद से कोई स्टिमुलस जनरेट करवाकर किसी भी इंसान से, किसी भी जानवर से हम अपना बिहेवियर जो हम चाहते हैं, जो डिजायर्ड बिहेवियर है, वो हम उससे करवा सकते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इज ही डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ cognitive development. He developed the theory of cognitive development. किसने थ्योरी प्रेजेंट की थी cognitive development की? Either this was Jean Piaget, option B is John Broadus Watson, और ऑप्शन C is John Dewey. किसने बेटा ये प्रेजेंट किया था? जहरी अब जल्दी से मुझे बताएं.
Right, Jean Piaget. Everybody is responding very quickly that that was Jean Piaget. Exactly, but that was Jean Piaget. Very right, very true. Number 9 question is Dish consists of observing and modeling another's individual's behavior, attitude, and emotional expression. ये इसको हम क्या कहेंगे? ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग या फिर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग? ओके, वेरी गुड. राइट. ओके, गुड वन. तानिया बेटा बार बार क्यों डिस्कनेक्ट हो रही हैं? आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड. राइट बेटा, सो लास्ट स्लाइड ऑफ द डे हम उसकी तरफ मूव कर रहे हैं. हम देख रहे हैं इसको थोड़ा सा आप जो है ड्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रन कैन यूज symbols टू represent words, images and ideas. मतलब उस सिंबल्स के तौर पे उसको समझ सकते हैं. मतलब उसको हम रोटी नहीं कहेंगे, उसको चूची कहते हैं, तो वो उसको समझ जाता है. तो which is why children in this stage engage and pretend play. Either वो sensory motor stage होती है, या फिर pre operational stage है, या फिर concrete stage है, concrete operational stage. So pre operational, sensory motors, pre operational. Very good. This is exactly a pre-operational stage. You all are very right. But this shows कि आपने बहुत अच्छे से इन चीज़ों को सुना है, और उसको मज़ीद जब आपको मटेरियल आपके साथ शेयर होगा तो उसको ज़रूर पढ़िएगा, उसको डिटेल में देखिएगा, क्योंकि हमने आज इसको जस्ट मैंने प्रिसाइज अंदाज में, समराइज अंदाज में आपके सामने ये 8-10 जो डिफरेंट साइकोलॉजिकल थ्योरीज थी वो मैंने आपके सामने रखी हैं. इनको आप मज़ीद जाकर अपनी क्लास में, आई मीन घर पे इसको सुकून से बैठ कर पढ़िएगा, उनको और ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा. ओके, उसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, Dash is characterized by the idea that children develop the ability to think in abstract ways. अब जो है वो abstract ways में जब सोचना शुरू कर देता है तो वो कौन सी स्टेज कहलाती है? Either this is sensory motor stage, either this is pre-operational or former operational. C, very good. Formal operation, Jairam Das, very nice. Ravina, Rabia, very good. Majid, okay, very nice. So everybody is responding very, very correct. The last question of the day is method of learning that occurs through reward and or punishment for behavior. जो आपका जो होता है, आपका जो मेथड है लर्निंग का, रिवॉर्ड और पनिशमेंट के थ्रू, हम उसको क्या कहते हैं? क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, या फिर ऑब्जर्वेशनल learning. Let's see who gives me the right answer here. B, Sidra and Rafiq, very good. Majid, Rabia, Isaac, nice. Exactly बेटा, that was operational operant conditioning, very true. तो आज की क्लास में हमने देखा था कि हम डिफरेंट फिलोसफी, आई मीन साइकोलॉजीज जो हैं आपकी लर्निंग की, तो ये हमारे सब तकरीबन 3-4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे जो आज हमने कवर किए. ये एक दिन का काम नहीं था, ये घंटे का काम नहीं था, ये पूरे 6 महीनों का काम था, और इसको हमने कोशिश की कि हम जल्दी से इसको करें, इसको हम देखें. सो आई गेस, आई होप सो कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी. अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा, और कल की क्लास के लिए हम रेडी रहेंगे. कल के लिए आपको मैं ऑलरेडी बता देता हूँ कि टुमारो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ब्लूम्स टेक्सोनॉमी. इसको आप खुद से पढ़कर भी आइएगा, और मजीद फिर हम इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे. So till then, thank you very much and Allah Hafiz. Thank you everyone. Thank you sir for a wonderful class once again. So nice of you sir. So nice of you. Sir. Thank you everyone. Thank you. Allah Hafiz.